फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। तो आज की क्लास में हम करेंगे इंटेलिजेंस। प्रीवियस क्लास में हमने जो करा था वो था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब है हमारे पास इंटेलिजेंस। ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, तो इसको समझना जरूरी है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से, बहुत ही तरीके से डिफाइन किया गया है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। बट अगर हम कहीं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पर हम पहुंचे हैं तो नहीं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी बने इसके लिए और मीटिंग्स भी काफी हुई ताकि इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सके इंटेलिजेंस को। बट ऐसा अभी तक कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं डेफिनेशन अभी तक इसकी नहीं आई है। फिर भी हम कह सकते हैं कि एट लास्ट जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में पढ़ा जाना, तो सबका निचोड़ जो है वो हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, जो सबने एक तरीके से निचोड़ दिया है। मतलब सबने जो इंटेलिजेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो उन सभी डेफिनेशंस का निचोड़ क्या आ रहा है उसे हम इस इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से आया। इंटेलिजेंस वर्ड जो है इंटेलिजियर से आ रहा है। इंटेलिजियर या इंटेलिजिशिया, इंटेलिजिशिया, जिसका मीनिंग ही अपने आप में क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अब किसको समझना? खुद को समझना, अपने इन्वायरमेंट को समझना। उसी में हम किसको इंक्लूड कर देंगे? अगर हम अपने इन्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं हम इंटेलिजेंट है। खुद को समझ पा रहे हैं हम इंटेलिजेंट है। अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं हम इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं हम इंटेलिजेंट है। मीन्स इंटेलिजेंस का मीनिंग ये नहीं कि हमने एकेडमिक में टॉप कर दिया तो हम इंटेलिजेंट है। वो तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, बट किसी चीज को समझना, अपने आप को समझना, अपने एनवायरनमेंट को समझना, वो भी क्या है? इंटेलिजेंट है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैंने कहा इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन एक निचोड़ कह सकते हैं कि सभी की जो डेफिनेशन है उनका निचोड़ या सभी का एट लास्ट में जो मीनिंग था वो क्या निकल रहा था। इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंटेलिजेंट है। रीजनिंग मतलब रीजनिंग करना, तर्क लगाना किसी के पीछे, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस है। और अपने इन्वायरमेंट को समझना मतलब अडेप्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी इंटेलिजेंट है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे इंटेलिजेंस में काउंट होता है। कैसे? अगर मैं आज यहाँ रह रही हूँ, अगर मुझे कल को कहीं और भेज दिया जाए, मुझे वहां पर दिक्कत हो रही है, तो इट डजंट मीन कि मतलब हम इंटेलिजेंट हैं। हम इंटेलिजेंट हैं, बट अगर हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने उसमें ढाल लेते हैं, तो हम क्या है? उसमें भी क्या है? इंटेलिजेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं मीन्स जिन चीजों को हम नहीं देख सकते उनके बारे में हम सोच रहे हैं, तो हम इंटेलिजेंट हैं। तो ये था इंटेलिजेंट से जुड़े कुछ मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है। कभी भी आ जाता है अगर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं तो क्या इंटेलिजेंस में काउंट होगा? हाँ जी, इंटेलिजेंस में काउंट होगा। तो इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है, पर जो मैंने बताया वो सभी डेफिनेशंस का एक तरीके से निचोड़ था, जो मतलब सभी डेफिनेशंस का लास्ट में जो निचोड़ था, सभी ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में डिफाइन किया है। अब इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, मींस अब कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इंटेलिजेंट की बात सबसे पहले की थी फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात की थी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ यूजेनिक्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हेरेडिटरी
जीनियस। तो फ्रांसिस गैल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर किसी ने इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी तो वो थे सर फ्रांसिस गैल्टन। दूसरे जो साइंटिस्ट आते हैं वो है हमारे 1905 में उन्होंने क्या किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बोला था। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कहा था। हमारे एकेडमिक्स में होते हैं ना 10th 12th लेवल तक जो हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में टेस्ट होते हैं ताकि हमारा पता चल सके कितने पानी में है, कितना कर रहे हैं। तो फ्रेंड, तो हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने उन्होंने किसकी बात करी थी, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सबसे पहले बिने ने कहा था, एल्फ्रेड बिने ने कहा था। या फिर फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको कहते हैं, एल्फ्रेड बिने को कहते हैं। एल्फ्रेड बिने ही हैं जो मेंटल एज की बात करते हैं। मेंटल एज क्या होता है, अगर कोई बच्चा है 5 साल का बच्चा है, लेकिन 5 साल का नहीं, कोई बच्चा 10 साल का है, मगर उसका जो सोचने की क्षमता है, जो उसका चीजों को लेने का तरीका है, अगर वो 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव, मतलब उसके जो 12 साल के बच्चे की तरह कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज 12 ईयर है, बट उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 10 ईयर। मेंटल एज मीन्स उसका सोचने का जो तरीका है वो किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचता है। जैसे एक 12 साल का बच्चा सोचता है वैसे, जैसे एक 10 साल का बच्चा सोचता है वैसे। अगर वो 10 साल का है और उस प्रॉब्लम को ऐसे सोच रहा है जैसे एक 12 साल का बच्चा सोच रहा है, तो वो उसकी मेंटल एज हो जाएगी। उसका मेंटल लेवल किस तरीके से काम कर रहा है, ये उसकी मेंटल एज है। और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी ईयर्स में हम काउंट करते हैं, 10 साल 12 साल, जो आपकी और मेरी नॉर्मली हमें पता होती है। मेंटल एज वो है जिस तरीके से उसका मेंटल माइंड जो है वर्क करेगा, ये होगी हमारी मेंटल एज। इसके बारे में किसने कहा था, एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट है हमारे थर्ड नंबर पर तो थर्ड है हमारे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न 1912 में इन्होंने किसकी बात करी थी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की, मींस आईक्यू की। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो मतलब आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ये थे हमारे थर्ड साइंटिस्ट। और फोर्थ जो है, जो हमें याद रखने हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी। फोर्थ है हमारे लुईस टर्नर। लुईस टर्नर इन्होंने 1916 में इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट जो स्टर्न ने दिया था उसके फॉर्मूले को रिवाइज किया था। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने क्या करा था, रिवाइज करा था टर्मन में। इंटेलिजेंस टेस्ट के जो फॉर्मूले हैं या आईक्यू के जो फॉर्मूले वो काफी बार जो है रिवाइज हुए हैं, लेकिन हम टर्मन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है वो आज तक यूज किया जा रहा है। इसको ऊपर लिख, इन्होंने जो टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, वो था आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 10। मीन्स बच्चे का माइंड जिस उम्र में काम कर रहा है वो प्लस बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो मल्टीप्लाई बाय 100। इस 100 की वैसे अपनी अलग कहानी है, बट इसको हम 100 में इसलिए लिखते हैं ताकि जो आंसर है वो डेसिमल्स में ना आए। डेसिमल से बचने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले को किसने रिवाइज करा था, मतलब किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। तो क्वेश्चन आता है आईक्यू का जो रिवाइज फॉर्मूला है वो किसने दिया था, टर्मन ने 1960 में। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से, अगर एक सपोज करो एक बच्चा है जिसका मेंटल लेवल जो है वो 12 ईयर का है, एक 10 साल का कोई बच्चा है जिसका मेंटल माइंड जो है वो
12 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, तो ये होगी उसकी मेंटल एज, ये होगी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका क्या IQ क्या हो गया 120। उसका IQ क्या हो गया 120, मतलब वो अबव एवरेज है। अबव एवरेज मीन्स अब जो ये IQ पर जो हमने स्टडी की थी टर्मन ने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेबल दी थी जिसमें उन्होंने डिफाइन करा था कि इडियट बच्चे का IQ लेवल कितना होगा, एवरेज का कितना होगा, और अबव एवरेज, बिलो एवरेज, और जो सुपीरियर बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका IQ लेवल क्या होगा। तो उस टेबल को एक बार हम देख लेते हैं, सिर्फ उतना करेंगे जितना पेपर में पूछा जाता है। टर्मन ने जो टेबल दी थी उसमें उन्होंने कैटेगराइज करा था बच्चों को इडियट। इडियट बच्चा है जो उसका IQ लेवल क्या होगा 0 से 24 तक होगा, उसका IQ जो लेवल होगा वो कितना होगा 0 से 24। फिर उन्होंने एक बॉर्डर लाइन, इसके बाद में और भी है बट जो इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे। इसके बाद दी थी उन्होंने बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से 79 तक है वो हमारे किसमें आते हैं बॉर्डर लाइन में। फिर यहाँ पर आ जाएगा एवरेज। अब एवरेज है तो बिलो एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। जो बिलो एवरेज है उनका 79 से 80 तक होगा, ओ सॉरी 79 से वो 80 से 89 तक होगा, और जो एवरेज है उनका 90 से 109 तक होगा, मतलब 90 से 109 तक। और जो अबव एवरेज है उनका 109 से 119 तक, 109 से 119 तक, 109 नहीं 110 से 119 तक होगा जो अबव एवरेज है। अब अबव एवरेज के बाद बच्चा क्या है सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, फिर उसके बाद गॉड गिफ्टेड या गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, जैसे कि आइंस्टीन थे। सुपीरियर का क्या होगा 120 से 129 तक होगा, और वेरी सुपीरियर का 130 से 139 तक, और जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसका 140 एंड अबव, उसका IQ लेवल क्या होगा 140 एंड अबव होगा। ये जो है टर्मन ने जो टेबल दी थी वो था, उसके अकॉर्डिंग जो IQ लेवल जो निकाले थे, मतलब कुछ स्टडी करी थी कुछ बच्चों पर, जब उन्होंने ये IQ लेवल की मतलब ये IQ की जो ये टेबल दी थी, जिसमें इन्होंने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पहले तो एवरेज स्टूडेंट से, क्योंकि आपको दे देगा अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 92 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एवरेज में, बिलो एवरेज में, अबव एवरेज में, सुपीरियर में। तो पता होना चाहिए 90 से 109 के बीच के जो बच्चे हैं वो किस में आ रहा है, 92 भी इसी में आएगा तो वो किस में आ रहा है एवरेज में। बॉर्डर लाइन क्या है इसके बारे में पता होनी चाहिए। गिफ्टेड चाइल्ड का पता रहेगा 140 एंड अबव, ये लर्न होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है जो ये लर्न होना चाहिए। और एक इडियट का 0 से 24, इसके बीच में और भी है डल, और मतलब जिन पे हम सुधार कर सकते हैं कुछ बच्चे इस टाइप के वो भी है, बट ये जो है ये हमारे जरूरी थे, इनको पता होना चाहिए। अबव एवरेज, बिलो एवरेज ये ना भी रहे तो बट ये 3 और 4 जो है, ये 4 जो है हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा NPC, या फिर इसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं NPC, या फिर इसको ये कर्व में दे देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो इस कर्व को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा है NPC मींस नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं क्योंकि ये बेल की तरह का होता है इसलिए। अब इस कर्व में होता क्या है, पहले इसको बनाएं। मीन्स ये और मैथ में करते होंगे, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। यहाँ पर नेगेटिव में आ जाते हैं ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3। यहाँ पर आते हैं हमारे 35%।
35% का मतलब क्या है, 35% इधर, 35% इधर, मीन्स यहाँ पर जो है एवरेज बच्चे हैं, क्या है, एवरेज चाइल्ड है यहाँ पर। ये होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, ये 0.1 से भी तक होते हैं, और यहाँ पर जो होंगे 2% तक होंगे, जो मतलब थोड़े से सुपीरियर या वेरी सुपीरियर कह सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से दे देगा और आपको पूछ लेगा कि ये कौन से बच्चे हमारे एवरेज चाइल्ड में आते हैं, और एवरेज चाइल्ड का जो रेशियो, एवरेज चाइल्ड जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज ज्यादा होता है अदर, मतलब वो 50, आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी दुनिया में वो एवरेज में आते हैं, मतलब जिनका IQ लेवल एवरेज है उसमें आती है। तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व। यहाँ पर हमारे 35%, फिर हमारे 2%, इधर 0.1%, यहाँ पर जो आएंगे हमारे अबव एवरेज आते जाएंगे, फिर अबव एवरेज, फिर सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर और गिफ्टेड चाइल्ड। यहाँ पर जो है हमारे वो आते रहेंगे वेरी सुपीरियर, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो चाइल्ड आएंगे वो आएंगे बिलो चाइल्ड, भी हम खुद को भी ले सकते हैं, बिलो एवरेज, या फिर जो डल बच्चे जो हैं वो, ये इडियट, वो जो है हमारे इधर 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 ऐसे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, तो ये हो गया हमारा बिलो एवरेज, फिर डल, यहाँ पर जैसे कि ये हो गया हमारा सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, और देन गिफ्टेड चाइल्ड। तो आइंस्टीन इस वाली कैटेगरी में आते थे, गिफ्टेड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंजुली 3 रिंग मॉडल। अभी थोड़ा सा सिर्फ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसकी कुछ थ्योरी भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेंजुली 3 रिंग मॉडल। रेंजुली 3 रिंग मॉडल, अब 3 रिंग मॉडल में किसकी बात करते हैं, 3 चीजों की बात करते हैं, एक्टिविटी, एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड कॉम्पिटेंस। ये रेंजुली का 3 रिंग मॉडल था जिसमें ये इन तीनों की बात करते हैं। ये हमने पढ़ा भी होगा, मैथ्स में ही पढ़ा, और हमें पता है कि इधर जो चाइल्ड आएगा उसमें ये तीनों चीजें होंगी। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में। और वो रेंजुली का कई बार ये वाला मॉडल आ जाता है और पूछते हैं रेंजुली के अकॉर्डिंग में मार्क किया हुआ चाइल्ड है वो किस कैटेगरी में आएगा। इसमें क्या होनी चाहिए, हाई एबिलिटी होनी चाहिए, किसी काम को करने की बहुत ज्यादा क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें हाई क्रिएटिविटी होनी चाहिए और हाई कॉम्पिटेंस होना चाहिए। इसमें हाई कॉम्पिटेंस, अगर इसमें हाई कॉम्पिटेंस है तो जो ये वाला जो बच्चे हैं जिसमें ये तीनों चीजें हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा गिफ्टेड चाइल्ड। अगर आपके बच्चे में है ये तीनों चीज, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कॉम्पिटेंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बच्चा जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड है, ये आते हैं आपके गिफ्टेड चाइल्ड में। ये था रेंजुली का 3 रिंग मॉडल। तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड आज की क्लास में सिर्फ इतना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे रिलेटेड कुछ इसके टाइप्स, काइंड्स और थ्योरीज और इसके टेस्ट भी हैं कुछ, मतलब इंटेलिजेंस का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा फैक्चुअल भी है, तो हम उसको करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।